दोस्तों आज हम आपको मैक्सवेल इक्वेशन जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में यूज की जाती हैं उनके बारे में परिचित कराएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के संबंध में मैक्सवेल इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट से इनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कोई दुविधा ना रहे इसलिए इसको हम समझाएंगे। अपने कमेंट द्वारा हमें बताएं इसमें क्या आपको डाउट बनते हैं उनको हम और समझाएंगे। चलते आइए देखते हैं किस प्रकार से हम मैक्सवेल इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो देखिए पहली मैक्सवेल इक्वेशन होती है dV बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो को दर्शाएंगे तो एप्सिलॉन जीरो ई को डी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस टर्म्स में ये इक्वेशन पहली होती है। मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन होती है डिव बी इक्वल जीरो। तीसरी इक्वेशन होती है मैक्सवेल की कर्ल ई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। और मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन होती है कर्ल बी इक्वल म्यू जीरो जे प्लस एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी। एप्सिलॉन जीरो को ई से मिला दे तो अपन जानते हैं डी कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। हम इनको एक एक ड्राइव करते हैं, चलते देखते हैं किस प्रकार मैक्सवेल इक्वेशन ड्राइव की जाती है। तो देखिए मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। हम गॉस थ्योरम को जानते हैं, किसी भी क्लोज सरफेस से लिक्विड होने वाला फ्लक्स उसमें उपस्थित चार्ज का 1 एप्सिलॉन जीरो टाइम्स होता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड टू एनी क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन जीरो टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इन दैट सरफेस। हमने लगा दी गॉस थ्योरम। यदि कहीं चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और हमें कोई सरफेस लिए उसका वॉल्यूम भी है, स्मॉल वॉल्यूम डी भी मानेंगे तो आपको मालूम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो कहते हैं। यानी यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना रो, तो डीवी में रो डीवी होगा। टोटल वॉल्यूम भी माने तो टोटल चार्ज कितना क्यू है, क्यू की वैल्यू यहाँ लगा देते हैं। आप देख सकते हैं ई डॉट डी ए इक्वल 1 एप्सिलॉन नॉट और क्यू की लगी वैल्यू ट्रिपल इंटीग्रल वी रो डी वी। हम देख रहे हैं 2 इंटीग्रल 3 के बराबर आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं सेकंड को ट्रिपल में और ट्रिपल को सेकंड इंटीग्रल में कन्वर्ट करने की थ्योरम है, उसका नाम क्या होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हम गॉस लगाने जा रहे हैं डाइवर्जेंस थ्योरम। आपने पढ़ी होगी बेसिक क्लासों में सेकंड इंटीग्रेशन एस ई डॉट डी ए इक्वल होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डिव ई डीवी। इक्वेशन नंबर 5 बहुत इक्वेशन कंपेयर कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, आप देख सकते हैं दोनों बराबर करेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डिव ई डीवी एज इक्वल क्या बनेगा, हम देख रहे हैं 1 एप्सिलॉन नॉट ट्रिपल इंटीग्रेशन वी और ये बनेगा रो डीवी। दोनों में इंटीग्रल कॉमन ले लिए जाए तो डिव ई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डीवी इक्वल जीरो। आप देख सकते हैं किसी का इंटीग्रल जीरो है वो क्वांटिटी ही जीरो होगी, रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो इक्वल जीरो। हम देख सकते हैं यही हमारी मैक्सवेल की पहली इक्वेशन है। एप्सिलॉन जीरो इधर लाएंगे तो डी बन जाएगा, आपको मालूम है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बोथ आर द इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन। हम आपको मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन ड्राइव करके दिखाएंगे। मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन डिव बी इक्वल जीरो होती है। देखो क्या होता है, हमें मालूम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व होते हैं, यानी किसी सरफेस से जितनी फील्ड लाइंस निकलती है मैग्नेट में फील्ड में उतनी ही फील्ड लाइंस एंटर करती है। यानी कि जितनी फील्ड लाइंस किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगी उतनी फील्ड लाइंस क्या होती हैं उससे लीव आउट होती। इसलिए कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। तो जब क्लोज्ड कर्व होगा तो उसका फ्लक्स कितना आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स उसका जीरो कहा जाएगा, क्योंकि जितनी एंटर कर रही है उतनी निकलेंगी। तो टोटल जो फ्लक्स उसका बनेगा वो जीरो बनेगा। फ्लक्स यदि जीरो बनेगा सेकेंड इंटीग्रल जीरो है तो इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं ट्रिपल इंटीग्रल में। आपने पढ़ी है मैक्सवेल के अलावा गॉस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं हम लोग, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या होगी, सेकेंड इंटीग्रेशन एस बी डॉट डी एज इक्वल ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डिव बी डीवी।
इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को एक कंपेयर कर लें तो आप देख सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रल भी डिव बी dv इक्वल 0। किसी का इंटीग्रल जीरो है वो क्वांटिटी जीरो होगी। यही आपकी क्या है, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशंस है, जिसे हम बोलते हैं मैक्सवेल सेकंड इक्वेशंस। तो हम आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल बताने जा रहे हैं। देखिए, हमने फैराडे का लॉ पढ़ा होगा, जब भी किसी कॉइल से लिंकेड होने वाले फ्लक्स का मान बदला जाता है उस कॉइल में आपको मालूम है इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाता है, जिससे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो जाता है, जिसकी वैल्यू भी आपने पढ़ी होगी। फैराडे का सेकंड लॉ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेड टू द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस या इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल। हमने वही रूल लगा रखा, E बराबर माने d अपॉन dt। भाई ऊपर लिखा whenever there is change in magnetic field linked to the closed circuit then electromagnetic field is induced in it then which is directly proportional to the negative rate of change of magnetic flux, जो हमने फैराडे का लॉ सेकंड पढ़ाया पीछे। और आपको मालूम फाई का मान कितना होता है, पीछे मैंने बताया था सेकंड इंटीग्रेशन b डॉट डी ए, हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपने ये भी पढ़ा है, देखो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड को मैं चेंज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। फैराडे ने एक बात कही थी, जिस प्रकार हमारे ऑरस्टेल के प्रयोग सिद्ध होता है कि यदि किसी कॉइल में हम करंट बहाते हैं उसके चारों ओर बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक उसी प्रकार यदि हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं उसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह जो बना है वो मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले चेंज से बना है। आपने पढ़ा होगा पीछे क्लासों में भी, पोटेंशियल निकालते तीव्रता इंटू दूरी माने E इंटू dl, उसी प्रकार पोटेंशियल माने E में बन गया E इंटू dl माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। बात वही आ रहेगी। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दोनों की हम कंपेयरिंग कर लेते हैं। E दोनों में सेम है, LHS बराबर RHS बराबर होगी, आप देखो बराबर कर लिए हमने। फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड इंटीग्रल दोनों में कन्वर्ट करना है, थ्योरम पढ़ी होगी बेसिक क्लास में स्टोक्स थ्योरम, तो वही हम करने जा रहे हैं। स्टोक्स थ्योरम यूज की हमने। फील्ड हमारा आज चल रहा है, आपको दिख रहा होगा E, तो E डॉट dl को कहते हैं कर्ल E डॉट dA। दोनों की RHS हम बराबर करने जा रहे हैं, हमने बराबर की। d अपॉन dt डिफरेंशियल जब अंदर जाता है इंटीग्रल के तो पार्शियल हो जाता है, तो उसको पार्शियल में चेंज कर लिया है। दोनों इंटीग्रल हमने कॉमन ले लिए। किसी क्वांटिटी का इंटीग्रल यदि जीरो है, किसी क्वांटिटी का सम यदि जीरो है तो क्वांटिटी ही जीरो होती है। इसको यहाँ ट्रांसपोज किया, माइनस लग गया है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यही हमारी क्या है, मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन। अब हम मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन ड्राइव करेंगे। हम आपको मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन ड्राइव कराएंगे। आपने पढ़ा होगा कोई भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, एम्पियर ने बताया था, पहले एम्पियर में गलती थी, एम्पियर का नियम केवल स्थायी धारा पे लगता था माने स्टेडी करंट, लेकिन एम्पियर के इस नियम की जो इनकंसिस्टेंटी माने हिंदी में विसंगति बोलते हैं, इसको दूर करने के लिए साइंटिस्ट मैक्सवेल ने बताया कि जो फील्ड बनता है वो केवल फ्री करंट से नहीं बनता बल्कि दो प्रकार के फील्ड से बनता है। मतलब एक फील्ड बनता है फ्री करंट की वजह से और एक फील्ड बनता है टाइम वेरिंग फील्ड की वजह से। तो जो रिजल्टेंट फील्ड होता है वो दोनों फील्ड का वेक्टर सम होता है, यानी बी अकेला एक भी नहीं होता, दो बी का सम होता है। वही मैं लिखना चाह रहा हूँ, बी डैश पर बी डबल डैश। मैंने समझाने का भी प्रयास किया है कि एम्पियर का लॉ है टाइम वेरिंग फील्ड माने किसी भी समय के साथ परिवर्तित क्षेत्र में टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इन वैक्यूम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम, या तो वैक्यूम में देखेंगे या तो मीडियम में देखेंगे, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डैश एंड बी डबल डैश। वो दो फील्ड का सम होता है। बी किससे बनता है, बी प्रोड्यूस ड्यू टू फ्री करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर, जो कंडक्टर में अपने आप करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं फ्री करंट, जो बाहर से फ्लो कर रहे हैं। और दूसरा होता है बी डबल डैश विच प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट करंट, जो टाइम वेरिंग फील्ड की वजह से जो फील्ड डेवलप होता है उससे भी नया फील्ड बन रहा है। तो एक बी अकेला बी नहीं होता, दो बी का सम होता है। किसने बताया, एम्पियर ने बताया मैक्सवेल के सजेशन के द्वारा। तो बी को कहते हैं बी डबल डैश प्लस बी डैश, दोनों का हमने कर्ल ले लिया, कर्ल को जोड़ के लिख दिया, कर्ल बी इक्वल कर्ल बी डैश प्लस कर्ल बी डबल डैश। कर्ल बी डैश कितना होगा आप पीछे पढ़ चुके हैं, म्यू जीरो जे फ्री। हमें शॉर्ट में जे फ्री बार बार ना लिखना पड़े
जे लिख दिया है। कल वीडियोस को हम कहते हैं म्यू जीरो जे डी, पीछे यहाँ पढ़कर आ चुके हैं। दोनों वैल्यू को हमने पुटअप किया इसमें जाकर, तो कल भी बन जाएगा म्यू जीरो, इसकी वैल्यू में जे है, इसमें जे डी दोनों कॉमन ले लिया म्यू जीरो को। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमने दोनों का डाइवर्जेंस निकाला। डिव कर्ल भी डिव यहाँ लिख दिया। डिव कर्ल भी आप जानते हो वेक्टर आइडेंटिटी जीरो होती है, हमने लिखा ये जीरो है तो ये जीरो के बराबर लिख दिया, इसको ये लिख दिया है। म्यू जीरो को हमने बाहर निकाला। म्यू जीरो क्या होता है? परमीबिलिटी फ्री स्पेस। ये तो नॉट इक्वल जीरो है, इसका मान नॉट इक्वल, इसको भाग में पहुंचा देंगे। डिविजन जेडी जीरो है, इसको अलग कर लिया, माइनस लग जाएगा। आप पीछे पढ़कर आ चुके हो, टाइम वेरिंग करंट के लिए आप पढ़ चुके हो क्या? डिविजे इक्वल होता है माइनस डेल अपॉन डेल टी, से बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, यानी हिंदी में सातत्य समीकरण। हमने डिविजे का मान लगा ली, दोनों माइनस माइनस को हम प्लस किए दे रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो डिविजे डी क्या आएगा? डेल रो अपॉन डेल टी। मैक्सवेल का हमने लगा दिया है फर्स्ट इक्वेशन, आपको मालूम है, पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ। डिवी बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, रो का मान निकलेगा एप्सिलॉन नॉट इनटू डिवी। ये रो का मान यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया है। डेल अपॉन डेल टी डिफरेंशियल को अंदर भी ला सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाला और डिवी बाहर निकाल लिया, आपको दिख रहा होगा। डिवी डिव बाहर निकाल लिया, डिव से डिव कैंसिल हो जाएंगे। जेडी इक्वल आएगा एप्सिलॉन नॉट डेली अपॉन डेल टी। ये जेडी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लगा देते हैं। कर्ल बी इक्वल म्यू जीरो जे, और जेडी की वैल्यू कितनी है? एप्सिलॉन जीरो डेली अपॉन डेल टी। हम देख रहे हैं यही तो है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। हम एप्सिलॉन जीरो ई को डीवी लिख सकते हैं, तो ये हमारी मैक्सवेल की क्या आ गई? फोर्थ इक्वेशन। इस प्रकार हमने आज क्या सीखा? मैक्सवेल की किस प्रकार चार इक्वेशन को हम ड्राइव कर सकते हैं। कोई डाउट हो मुझे बताएं आप लोग। धन्यवाद।